Good morning. In the last lecture, I described about the HTML tags, and today I am going to discuss CSS. Basically, the CSS is a cascade style sheet that is used to design your web pages. Generally, we can design our web pages in simple HTML tags also, but if we want to make our web pages more attractive, and we must have to use the CSS, and one of the most important benefit of using CSS is the responsive. समटाइम्स जैसे हम HTML पेज में लिखते हैं तो जो हमारा वेब पेज ओपन होता है वो अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ओपन किया जा रहा है तो वहाँ पे वो एक फॉर्मल स्टैंडर्ड वे में ओपन होता है, बट व्हेन द यूजर्स open the same web pages on other devices like mobile and tab, the contents of the web page may be displayed and go outside the screen. तो उस केस में जैसे हमारा वेब पेज का कुछ कंटेंट्स जो है वो दिखेगा ही नहीं तो यूज़र उसको सही से व्यू नहीं कर पाएगा, यूजर्स को वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जैसे मोबाइल का स्क्रीन छोटा है और हमारा वेब पेज जो है वो 14 इंच या 15 इंच के लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए सही काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको 10 इंच या 6 इंच के मोबाइल या टैब पे देखते हैं तो पेज आधा कटेगा, फिर यूज़र को स्क्रॉल करके उस पेज को लाना होगा स्क्रीन पे, तो वहाँ पे यूजर्स को वो कंटेंट्स सही से या तो समझ में नहीं आएंगे या यूजर्स उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक इशू होता है वेब पेजेस में अगर वो सिंपल HTML से डिज़ाइन किया जाए तो। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, और रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि वेब पेजेस अकॉर्डिंग टू द डिवाइस एडजस्ट होता है। जैसे हमारा कोई इमेज है, अब इस इमेज को हमने इंसर्ट किया हुआ है अपने HTML में और इसका विड्थ और हाइट हमने दिया हुआ है 600 एंड 600, तो 600 पिक्सल्स का इमेज डेस्कटॉप या लैपटॉप पे तो पूरा दिखेगा, लेकिन जैसे ही हम जाएंगे टैब पे तो टैब का हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम विड्थ 400 और 500 उसका हाइट होता है, ये उसका मैक्सिमम विड्थ और हाइट है। तो यहाँ पे अब ये 200 विड्थ उसको एडिशनल मिल रहा है इमेज को, जो कि स्क्रीन में नहीं है। उसी तरह से हाइट में गड़बड़ होगा, और मोबाइल पे जाएंगे तो ये और छोटा होगा, तो ये इमेज आधा कट जाएगा टैब या मोबाइल पे। तो अब CSS में हम इसको रेस्पॉन्सिव करेंगे, यानी हम इस इमेज को 3 बार इंसर्ट करेंगे या 3 बार इसका कोड देंगे, और अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले स्क्रीन साइज डिफाइन करेंगे कि हमारा स्क्रीन साइज का मैक्सिमम विड्थ और हाइट क्या हुआ है, उस कंडीशन में इमेज का हाइट क्या होगा। तो इमेज यूजर किसी भी डिवाइस पे देखेगा वो इमेज उसको पूरा दिखेगा। तो CSS का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वी कैन मेक आवर वेब पेजेस रेस्पॉन्सिव। इसके अलावा CSS हम लोगों को कई और एडिशनल फीचर्स या प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम अपने वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे अगर हम जनरल HTML में हैं और हमने कोई बटन डिज़ाइन किया, अब इस बटन को जब यूज़र ओपन करेगा तो वो एक जनरल 2D फॉर्म का बटन डिस्प्ले होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बटन 3D फॉर्म में दिखे या कुछ और अट्रैक्टिव दिखे, या हम चाहते हैं कि जैसे ये बटन पे है कोई भी वैल्यू इस पे लिखा हुआ है, यूज़र का माउस जैसे इस बटन के ऊपर आता है तो माउस ओवर होने पे ये बटन का कलर चेंज हो। तो इस कंडीशन के लिए, इस काम के लिए हम लोगों को CSS में डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो CSS एक एडिशनल टूल्स प्रोवाइड करता है, एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपने वेब पेजेस को। तो CSS को यूज़ करने के लिए
we can write our CSS code with the HTML page, or we can create the additional page of CSS and include that page in our HTML page. तो 3 तरीका है CSS को लिखने का। तो 2 बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें कि या तो हम CSS का कोडिंग HTML पेज में ही लिख ले, और या हम CSS की एक अलग पेज बना लें। तो CSS को यूज करने का 3 तरीका है, CSS लिखने का 3 तरीका है, जिसमें सबसे पहला आता है इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS, और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS का मतलब है कि जैसे हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे बॉडी टैग लिखा और हम बॉडी पे डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो हम इस टैग के साथ ही डिजाइनिंग का कोड भी CSS का लिख लें, यानी इसी टैग में लिख दें। तो हम जिस पर्टिकुलर टैग पे डिजाइन करना चाहते हैं उसी टैग में सब टैग के रूप में हम CSS यूज कर लें, या हम कह सकते हैं कि we can use the CSS designing tags as the attribute of our HTML elements। तो HTML elements का एक एट्रीब्यूट के रूप में भी यूज हो सकता है CSS का डिजाइनिंग टैग्स, और जब हम एट्रीब्यूट के रूप में यूज करते हैं CSS को, तब हम उसको कहते हैं इनलाइन CSS। दूसरा होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का मतलब ये कि हम CSS लिखेंगे लेकिन टैग के साथ नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे उसी पेज में जिस पेज में हमने अपना HTML कोड लिखा है। तो इंटरनल CSS लिखने के लिए जो हेड टैग हमारा आएगा HTML के अंदर, उस हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग को यूज करेंगे, और स्टाइल टैग में हम अपने CSS कोड को लिखेंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स पे हम डिजाइनिंग करना चाहते हैं, हर एलिमेंट्स के ऊपर डिजाइनिंग हम स्टाइल टैग के अंदर कर लेंगे और ये उसी पेज में हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल CSS। और एक्सटर्नल CSS यानी कि हम एक अलग पेज बनाएं, वहाँ पे हम CSS की डिजाइनिंग करें और उस CSS के पेज को इंक्लूड कर ले हम अपने HTML पेज में। तो ये हमारा एक्सटर्नल CSS होगा। अब सवाल ये कि हम कब किसको यूज करेंगे। तो इनलाइन CSS हम यूज कर सकते हैं जैसे अगर हमको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वर्क नहीं करना है, कुछ पेज जैसे हमारा कुछ पेजेस बनता है, वेब पेज में मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो सपोज कोई पेज है जिस पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, या उसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट्स नहीं है जिस पे हमारा डिज़ाइनिंग होगा, तो हम वहाँ पे इनलाइन का यूज करेंगे। उस पेज पे हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर टैग पे हम लोगों को डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है उस टैग में हम डिज़ाइनिंग कर देंगे। तो इनलाइन CSS हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारा पेज डज नॉट रिक्वायर्ड टू मच डिज़ाइनिंग। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो ये उस पर्टिकुलर टैग पे डिज़ाइनिंग हो गया, तो पेज का लेंथ जो है, नंबर ऑफ डेटा कम हो जाएगा, और जिससे पेज अपलोड होने में फास्ट अपलोडेशन होगा। तो इनलाइन CSS काम आएगा। इंटरनल CSS हम कब करेंगे? तो इंटरनल CSS जैसे अगर हमारा किसी पेज पे 2, 4, 5 टैग्स हैं जिसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, या पेज को हम मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं, उस पे हम जैसे हम टेबल्स का यूज़ करते हैं HTML में, तो वो टेबल्स का यूज़ नहीं करके हम CSS का यूज़ करेंगे और पेज को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। तो जब भी हम लोगों को पेज में के ऊपर सेक्शंस बनाना हो तो हम वहाँ पे CSS यूज़ करते हैं, और वैसे केस में बेहतर है कि हम इंटरनल CSS का यूज़ करें। एक्सटर्नल CSS का यूज़ हम करते हैं कि हम अलग एक सेपरेट पेज अपने CSS की बना लें। यानी अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वर्क हम लोगों को करना है किसी पर्टिकुलर पेज पे, तो बहुत ज़्यादा जब हम लोगों को डिज़ाइनिंग करना है, देन इन दैट केस इफ वी राइट द होल कोड विथ ए सिंगल पेज,
then that page will take too much time to upload on the user's desktop or the device. तो उस कंडीशन में डिज़ाइनिंग ज़्यादा है, HTML का कोड ज़्यादा है, अब वैसे में यूज़र्स के डिवाइस पे अपलोड होने में बहुत समय लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन पे हम एक एडिशनल पेज बना लें, CSS का एक अलग पेज बना लें जहाँ पे सिर्फ डिज़ाइनिंग का वर्क हो जाए, या हम लोगों को एक ही तरह की डिज़ाइनिंग 2 या 3 पेजेस पे चाहिए, तो हम उस कंडीशन पे क्या करें, एक अलग पेज बना लें और उस पेज को दोनों और तीनों पेजेस पे कॉल कर लें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम एक जगह लिखेंगे और वो 3-4 जगह पे यूज हो जाएगा, यानी बार बार हम लोगों को सेम कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दे आर द 3 वे टू राइट योर CSS कोडिंग्स। अब हम डिज़ाइनिंग करना है, तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटरनल CSS को। तो जैसे हम लोगों को डिज़ाइनिंग करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, अब यहाँ पे मैं एक P टैग डिफाइन कर रहा हूँ। P tag of the HTML tag, that is a paragraph tag. So if we want to write a paragraph or if we want to divide a particular area of our page with an ID, we can use the P tag. तो अब यहाँ पे मैं एक P tag डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मैसेज मैंने लिखा, दिस इज माई फर्स्ट CSS, और इस P tag को मैंने क्लोज किया। अब इस पर्टिकुलर P टैग पे डिज़ाइन करना है, तो हम यहाँ आते हैं, हेड के अंदर हमारा स्टाइल टैग है। इस स्टाइल टैग में हम P को लिखेंगे, सिंपली हम यहाँ पे P लिख लिए। अब इस P का कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और ये कर्ली ब्रेस क्लोज हो जाएगा। अब इस कर्ली ब्रेस के बॉडी में हम वो सारे डिज़ाइनिंग कोड को प्रोवाइड करेंगे जो डिजाइनिंग हम वहाँ पे देना चाहते हैं। तो जैसे वहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस इज़ माय फर्स्ट CSS, तो उस स्टेटमेंट के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर डिजाइनिंग करना है। तो टेक्स्ट के ऊपर हमारा डिजाइनिंग क्या हो सकता है? टेक्स्ट के ऊपर हमारा डिजाइनिंग हो सकता है कि हम उस टेक्स्ट का फॉन्ट का स्टाइल चेंज करें, फॉन्ट का कलर चेंज करें, फॉन्ट का साइज चेंज करें, या हम फॉन्ट की बैकग्राउंड को चेंज करें। तो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे या फॉन्ट पे हम ये 4-5 डिजाइनिंग करते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर ऑफ द फॉन्ट। तो हम यहाँ पे उसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे। तो डिजाइनिंग करने का तरीका क्या है? जैसे हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड। तो जो एलिमेंट्स हमारा HTML का होता है, सेम एलिमेंट्स यहाँ भी चलेगा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ देंगे बैकग्राउंड डैश कलर, देन वी विल यूज द कोलन। तो बैकग्राउंड डैश कलर लिखेंगे, उसके बाद कोलन देंगे। कोलन के बाद हम उस कलर को डिफाइन करेंगे जो कलर हम वहाँ पे बैकग्राउंड में देना चाहते हैं। तो कलर देने का तरीका जो HTML में है वो तरीका तो रहेगा, जैसे हम डायरेक्ट यहाँ पे कलर का नेम दे दें, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मजेंटा, येलो, या हम कॉम्बिनेशन जनरेट करना चाहते हैं तो हम हैश का यूज़ करके जो कोडिंग होता है RGB के लिए वो कोडिंग दे दें, या हम यहाँ पे एक तरीका और यूज़ कर सकते हैं, हम लिखेंगे RGB और पैरेंथेसिस के अंदर हम रेड के लिए 0 से 255 के बीच की कोई भी वैल्यू का यूज़ करें, कॉमा, फिर उसी तरह से ग्रीन के लिए 0 से 255, देन कॉमा, और ब्लू के लिए 0 से 255, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर का वैल्यू देंगे एंड दैट वैल्यू शुड बी वेरीज बिटवीन 0 to 255, यानी 256 वैल्यू होता है एक कलर का। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए। तो अब ये बैकग्राउंड का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कलर का, रेड, ग्रीन और ब्लू से। इसी तरह से हम फॉन्ट साइज देंगे, तो जो भी साइज देना है हम उसको पिक्सल्स में डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 7px, यानी 7 पिक्सल्स इसका साइज हो गया।
अगर हम फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं देन वी विल राइट ओनली कलर. We don't need to write font color or the text color, because when we write the color it means that it is a foreground color, and if we want to use the background we must have to write background color. तो अगर हम कलर लिखते हैं इसका मतलब ही है foreground color. तो कलर दे करके फिर हम इसकी कलर को डिफाइन कर सकते हैं. जो भी कॉम्बिनेशंस बनाना है वो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. अब ये हमारा बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर चेंज कर गया. अब अगर हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं देन हम लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली एंड देन कोलन. और जो भी फॉन्ट स्टाइल चाहिए, सैंस सेरिफ, एरियल, जो भी देना है तो हमने यहाँ पे दे दिया एरियल. अब ये जो पर्टिकुलर डिजाइनिंग हुआ इस P के लिए डिजाइनिंग हो गया, यानी ये जो टेक्स्ट होगा इस डिजाइन फॉर्म में डिस्प्ले होगा ब्राउजर पे. तो यहाँ पे जो हमने डिजाइनिंग करने के लिए यूज किया है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे क्या किया, उस पर्टिकुलर टैग को लिखा. जैसे अगर बॉडी को डिजाइन करना है देन वी विल राइट द बॉडी. तो अब यहाँ पे किस टैग पे या किस एलिमेंट पे डिजाइन करना है उस टैग या एलिमेंट का नाम हम यहाँ दे रहे हैं. तो यहाँ भी जिस पे डिजाइनिंग करना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए वी यूज द 3 काइंड्स ऑफ द सेलेक्टर. 3 सेलेक्टर को यूज किया जाता है. पहला होता है एलिमेंट सेलेक्टर. हम सेलेक्ट करते हैं कि हम किसको डिजाइन करना चाहते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा P. P इज द एलिमेंट, तो हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे और उस पर डिजाइन कर रहे हैं. दूसरा होता है आईडी सेलेक्टर और तीसरा होता है क्लास सेलेक्टर. तो 3 वे टू सेलेक्ट योर पर्टिकुलर टैग और द एलिमेंट टू डिजाइन इन CSS. तो अभी जो हमने यहाँ पे डिजाइनिंग किया दिस इज द एलिमेंट सेलेक्टर. हम डायरेक्ट उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लें. हम यहाँ पे आईडी का भी यूज कर सकते हैं या क्लास का भी यूज कर सकते हैं. तो व्हेन वी विल यूज द आईडी और द क्लास, तो समटाइम्स जैसे यहाँ पे अभी एक P है, तो एक P है तो हमने डायरेक्ट एलिमेंट सेलेक्टर का यूज कर लिया, वो P पे डिजाइन हो गया. सपोज यहाँ पे मैंने एक P और बनाया, अब इसमें मैंने कोई और टेक्स्ट लिखा. अब अगर हम एलिमेंट सेलेक्टर पे काम कर रहे हैं देन दिस डिजाइन शुड बी वर्क ऑन ऑल द P which we described in our body. तो जितना भी P है सारे P पे ये डिजाइनिंग काम करेगा. बट हम चाहते हैं कि इस P के ऊपर, इस P एलिमेंट पे ये डिजाइन काम करे, लेकिन ये जो P एलिमेंट है इस पे ये डिजाइन काम नहीं करे, उस पे हम कुछ और डिजाइन करना चाहते हैं. तो वैसे केस में हम यहाँ पे हर एलिमेंट का एक आईडी या एक क्लास डिफाइन करेंगे. तो दिस कंसेप्ट आई विल डिस्क्राइब इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.